तो ये जो काइनेमेटिक्स हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वन शॉट सीरीज के जैसा करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं इसमें, तो सबसे पहली बात है कि डेरिवेशन स्किप कर देंगे, सिर्फ एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे जो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ लेक्चर के अंदर ही जब से एनटीए ने पेपर कराना स्टार्ट किया है 2018 से ना, तो 18 से अब तक के जितने सवाल हैं काइनेमेटिक्स स्टेट लाइन में ही कम से कम 250-300 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से मैंने 15-20 क्वेश्चन छांटा है, ठीक है। तो वही 15-20 क्वेश्चन अभी जो सबसे अच्छे टाइप के सवाल हैं, तो उसको क्लास में हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपको पता है ही, फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग मोशन और उससे रिलेटेड पैरामीटर के बारे में पढ़ाई करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द रीजन ऑफ मोशन। रीजन ऑफ मोशन क्या होता है, तो फोर्स या टॉर्क होता है, वो हम लोग बाद में आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, रेक्टिलिनियर मोशन से। मतलब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। रेस्ट एंड मोशन, तो जैसा आपको पता है कि रेस्ट या मोशन दोनों ही ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट या सिर्फ ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों पर ही डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एक बार के लिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो यदि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होगा, यदि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ बदलता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट में है। किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अब भी रेस्ट पर ही हो। तो मेरे कहने का मतलब है रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट यदि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में है। यदि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट इस किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं सबसे पहला टर्म विच इज पोजीशन। तो सुनिएगा पोजीशन क्या होता है। पोजीशन हम लोग सिंपली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक वेक्टर का नॉलेज तो होगा, मतलब वेक्टर जोड़ना घटाना या मल्टीप्लाई करना कम से कम ये तो आता ही होगा। तो पोजीशन कहने का मतलब क्या होता है, पोजीशन कहने का सिंपल सा मतलब होता है किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस। एड्रेस मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है P, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यदि आपको इसका पोजीशन डिफाइन करना है, तो ये आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। लेट से कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x, y, तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आप कैसा लिखेंगे, आर वेक्टर हम लोग लिखेंगे x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज x आई कैप प्लस वाई जे कैप है। आई कैप और जे कैप क्या है, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है x एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है y एक्सिस की दिशा में। चलिए एक और कोऑर्डिनेट डाल देता हूं, जैसे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z। तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होता बताइए, तीसरा कोऑर्डिनेट होता z माइनस 0 के कैप, तो प्लस z के कैप। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, मैं किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में आप बस एक बात याद रखिएगा कि इसका टेल कहां पर होगा, तो टेल इसका अभी के लिए हम लोगों ने ओरिजिन पर लिख रखा है, और इसका हेड कहां पर होगा, तो इसका हेड उस पार्टिकल पर है, उस पार्टिकल पर है जिस पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला टर्म है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस एक बार क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से मेरे कहने का मतलब है, देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं कि ये था आपका इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहां से चलकर आप कहीं यहां आ गए, ये आपका मतलब ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, तो दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली होता है हमारा लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। यानी लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर से इसी चीज को मैं ऐसा बोलूं कि ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ आप किसी भी रैंडम रास्ते के अलोंग चलकर गए हैं, किसी भी रैंडम रास्ते के अलोंग आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक चलकर गए, तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, इस पाथ की लेंथ का मेजरमेंट ही डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में मैं एक बात लिख लेता हूं कि ये मेजर ऑफ पाथ लेंथ होता है, समझ गए। मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ आपका डिस्टेंस है और लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर टर्म है, ये हमारे पास एक स्केलर टर्म है। इसकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा इनिशियल पोजीशन वेक्टर से, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर की तरफ होती है। ये डिस्टेंस है, स्केलर है, इसके पास तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन होता है नहीं। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट इसका भी मीटर है, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर है। डायमेंशन इसका भी कैपिटल एल रेज टू दी पावर 1 है, इसका भी डायमेंशन कैपिटल एल रेज टू दी पावर 1 है। बस आपको एक बात याद रखना है कि मोशन यदि स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें पार्टिकल ने कभी कोई यू टर्न नहीं मारा है, कभी पार्टिकल ने कोई यू टर्न नहीं मारा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल जो डिस्टेंस होता है वो या तो बड़ा होगा, नहीं तो कम से कम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए जब तक पार्टिकल ने कोई यू टर्न नहीं मारा है तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इतनी जानकारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में काफी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो पहले एक बार के लिए वेलोसिटी एवरेज के बारे में बात करते हैं। फिर से ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। पार्टिकल शुरुआत में यहां पर था, तो ये था इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल फाइनली यहां चला आया, तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल जब अपने इनिशियल पोजीशन पर था, तो लेट से उस समय टाइम की मतलब टाइम को मैं t इज इक्वल टू टी असाइन कर रहा हूं, और फाइनल पोजीशन वेक्टर पर जब पार्टिकल पहुंचा तो उस समय टाइम है t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब वेलोसिटी ही हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से। तो ये जो एवरेज वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये एवरेज वैल्यू ऑब्वियसली किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। ये टाइम t से लेकर के t प्लस डेल्टा टी, यानी कि ये जो डेल्टा टी है वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। तो इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। इसी को क्या कह रहे हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह रहे हैं। यानी कि ये क्या है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सिंपली कहने का मतलब है कि एक इंस्टेंट की वेलोसिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि यदि टाइम इंटरवल आपका फाइनाइट ना हो करके एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल हो, एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल हो, एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक बार के लिए मैं फिर से बताता हूं कि ये था आपका इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन के अलोंग जैसे कैसे इसी किसी भी रैंडम रास्ते के अलोंग चलकर जा रहे थे, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर आप यहां थे और एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद यानी t इज इक्वल टू t प्लस dt पर आप यहां चले आए। तो आपने ये एक छोटा सा डिस्टेंस या छोटा सा पोजीशन चेंज किया है। इस छोटे से पोजीशन चेंज को मैं dx या dr से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब डेफिनेशन तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बस डिफरेंस कहां आ रहा है, तो डिफरेंस ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो चुका है, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल को हम लोग ले लेंगे dt और इस छोटे से पोजीशन चेंज को हम लोग लिख लेंगे dr। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dr बाई dt। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। चलिए वेलोसिटी के बारे में कुछ और बेसिक बातें कि ये है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमेशा हमेशा अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। यानी डायरेक्शन कहाँ होता है, तो डायरेक्शन होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाने वाला जो वेक्टर है उसी दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जानबूझकर ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, कोई बोले कि मुझे है ना एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दो, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, इस दिशा में है आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया था यहां पर तो ऐसा है, यदि मैंने यही पोजीशन यहां पर लिया होता, ये एक छोटा सा पोजीशन मैंने dr यहां पर लिया होता, तो यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस दिशा में होता, यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस दिशा में होता। समझ रहे हैं, ये जो छोटा सा पोजीशन चेंज है, इस छोटे से पोजीशन चेंज के अलोंग हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। आई होप ये बात सही है, ठीक। चलिए तो ऐसा यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन आपको पता है lt रेज टू दी पावर -1 के बराबर होगा, ठीक। वेलोसिटी के बारे में एक दो बेसिक बातें और ये है कि यदि पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट करता है घूमकर वहीं आ जाता है, घूमकर वहीं आ जाता है, यानी किसी राउंड ट्रिप के अंदर, किसी राउंड ट्रिप के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट एक नल वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होगा तो वेलोसिटी भी कितना होगा, या एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो 0 होगा। ऑलराइट, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में इतनी जानकारी काफी है। चलिए वेलोसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किस बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड, तो फिर से जैसे ये हमारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ था, पार्टिकल ऐसे घूमता फिरता इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा था, और इस रास्ते के लिए हम लोगों ने जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कुछ d यूनिट का डिफाइन कर रखा था, ठीक है। तो स्पीड की एवरेज वैल्यू, स्पीड की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है, ठीक है। कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको अपने टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, स्पीड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्पीड की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ में आ गई, तो बस स्पीड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो भी वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी उसमें मॉड लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर था ना, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड आपको पता है कि ये जो स्पीड है वो एक स्केलर टर्म है, स्केलर टर्म है, तो इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो स्पीड एवरेज क्या है, स्पीड एवरेज है
मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा? स्पीड होगा। स्पीड कौन सा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज आप समझ गए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका स्पीड एवरेज है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्केलर है तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन है नहीं, और दूसरी बात इसके लिए भी एसआई यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए भी डायमेंशन है LT रेज टू दी पावर -1। लेकिन चूंकि ये स्केलर है, इसके पास कोई डायरेक्शन की सेंस वेंस होती नहीं है, तो राउंड ट्रिप में भी स्पीड की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इन जनरल जो स्पीड है वो ज्यादा बड़ा होगा वेलोसिटी से। बराबर कब होगा? तो बराबर तब होगा यदि पार्टिकल का मोशन किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग हुआ है जिसमें पार्टिकल ने कोई यू टर्न भी नहीं मारा है। तो ये जो इक्वल टू वाली बात है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट यू टर्न, क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है विदाउट अ यू टर्न, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, हेंस जो स्पीड है वही वेलोसिटी है। सिंपल। हाँ, मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो सेम है, बस मॉड लगाना है। इंस्टेंटेनियस तो सेम है, बस मॉड लगा देना है। ठीक है, चलिए, इतनी जानकारी जो है स्पीड के बारे में काफी है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं किस बारे में? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ये सुनिएगा, एक्सेलरेशन क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन के लिए फिर से ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस दिशा में थी, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t पर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल v इनिशियल से बदलकर v फाइनल हो चुकी है। तो अगेन यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, एक तो एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू और दूसरी एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले इस एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज सीधा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके ओके ओके, यही साथ साथ मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में भी बात कर लेता हूं। तो एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस सिंपली कहने का मतलब होता है एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। तो एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टाइम इंटरवल करना पड़ता है छोटा। कितना छोटा? तो एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल जिसको लिखते हैं dt, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में एक छोटा सा चेंज, दैट इज dv। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक है, ठीक है, ये तो एक स्टाइल है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का एक दूसरा स्टाइल भी है, वो क्या है? ये dv बाई dt तो हमारे पास था ही सही, यदि इसी को मैं dr बाई dr से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये dr बाई dt क्या है? ये dr बाई dt है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज v dv बाई dr के बराबर भी होता है। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब जब कभी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो वहां पे एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल लेंगे। जब कभी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा हो तो वहां पर एक्सेलरेशन हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी सवाल करेंगे इसके ऊपर। इतनी बात चाहिए। चलिए, एक्सेलरेशन जो है ऑब्वियसली ये एक वेक्टर टर्म है जिसके लिए डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। कहाँ होता है? वेलोसिटी के अलोंग नहीं, बल्कि अलोंग चेंज इन वेलोसिटी की दिशा में एक्सेलरेशन होता है। मतलब वेलोसिटी का जिधर बदलाव आया है, जिधर चेंज आया है, उसी दिशा में एक्सेलरेशन होता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v फाइनल माइनस v इनिशियल के अलोंग होती है। ऑल राइट, ऑल राइट। डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि एक्सेलरेशन और
इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा बड़ी होगी। पैरेलल, पैरेलल यानी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में, तो इसी को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलने से ज्यादा अच्छा है, आप ऐसा याद रखिए कि यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ता चला जाएगा। और यदि इसका उल्टा होता, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऐसा होता, एक्सेलरेशन ऐसा होता, तो इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो घटती चली जाती है। हो सकता है पार्टिकल आगे चल के रुके, यू टर्न मारे, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए एक्सेलरेशन आपने लगाया है। ऑलराइट, तो यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इसी को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ठीक है, इतनी जानकारी एक्सेलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफी है, समझ गए। हाँ, ऐसा यूनिट वगैरह क्या होगा, तो ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन LT रेज टू दी पावर -2। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जो बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं कुछ सवाल। ठीक है, जैसा मैंने, चलिए, तो एक्सेलरेशन मतलब ये जो बेसिक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा, उसके ऊपर पहला एक दो सवाल करते हैं कुछ। जैसा मैंने बताया कि ये 2018 के बाद से छांटे हुए सवाल हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है, एक टेनिस बॉल है जो ड्रॉप किया जा रहा है टू द फ्लोर पर ऑन फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ये कोई एक फ्लोर है, ये क्या है, कोई एक फ्लोर है, ये पार्टिकल, ये 9.8 मीटर से आपने इसको ड्रॉप किया है। ठीक है, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 0। जितनी वेलोसिटी से ये चलकर आएगा ग्राउंड को टकराएगा, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये वेलोसिटी, यदि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पहले से याद हो, हालांकि आगे चल के मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग ये कवर करेंगे, तो ये वेलोसिटी √2gh के बराबर होता है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू जी कितना लेने बोला गया है, 10 इंटू 9.8। ठीक है, ये कितना हो गया, 14, 196 हुआ ना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी ये पार्टिकल आया, टकराया, और टकराकर बस 5 मीटर ऊपर गया। जब ये 5 मीटर ऊपर गया, तो ये कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया होगा मतलब टक्कर के टक्कर के जस्ट बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो फिर से √2gh के बराबर है। √2gh से थ्रो करेंगे तो ये h हाइट जाएगा। यदि h हाइट से चलकर आ रहा था तो जितनी स्पीड से ये टकराएगा वो वाली वेलोसिटी भी √2gh। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू √2g इज 10 और हाइट ये है 5 मीटर, तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड से टकराया है 14 से और जा रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन, और ये टाइम इंटरवल कितनी देर का है, तो 0.2 सेकेंड का है, 0.2 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो +10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो -14 डिवाइडेड बाई टाइम इज 0.2, तो दिस इज 24/0.2 यानी 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, यदि ये इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आए तो चिंता मत कीजिएगा, अभी मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल ये है कि डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल, ये 2020 का सवाल है जेई मेन का। डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम सच दैट, ये x स्क्वायर कितना दे रखा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8t² प्लस 2bt प्लस c है। एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है एज x रेज टू दी पावर -n, n इंटीजर है, n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो 2x इंटू dx बाई dt, दिस इज 2at प्लस 2b
c का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो यहां से हमारे पास x dx की वैल्यू कितनी है, सॉरी x dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, तो इधर ही लिखता हूं कि x dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, तो a t प्लस b के बराबर है। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। यहां से एक काम करते हैं कि dx बाई dt, जिसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, तो दैट इज at प्लस b बाई x। ठीक है ना। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं याद दिला देता हूं, तो एक्सेलरेशन था dv बाई dt। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, दिस इज d बाई dt ऑफ v, v यानी कि dx बाई dt। तो एक्सेलरेशन इज d2x बाई dt स्क्वायर भी होता है ना, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज, dx बाई dt का डिफरेंशिएशन यानी कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dt, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू कितना, तो at प्लस b यानी कि a, b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया कितना, 0। ठीक है, सॉरी ये था हमारे पास क्या, x। तो हमें इसी चीज की वैल्यू चाहिए, है ना, यानी आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो x d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस dx बाई dt की वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल रखा था, ये क्या था, at प्लस b बाई x का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई, यहां से हमारे पास d2x बाई dt स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है, a माइनस at प्लस b बाई x का होल स्क्वायर बाई x। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करके मैं इधर लिख लेता हूं कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइएगा, ये a x स्क्वायर माइनस at प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2at b डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, लीजिए, अच्छा ये वाला a एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये a एक्सेलरेशन है, दिस इज इक्वल टू, यदि मैं यहां से एक बार के लिए a ले लूं बाहर, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस at स्क्वायर माइनस 2tb माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बस वही मैं उसी पे आ ही रहा था कि ये लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस at स्क्वायर माइनस 2bt इज इक्वल टू c है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ac माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू दी पावर माइनस 3 है, तो वैल्यू ऑफ x कितना है, 3। चलिए अगला सवाल जो है काफी आसान सा सवाल है, सवाल ये है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है कहां से, 7z कैप से, इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यानी पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है 2 डायमेंशनल मोशन हो जिसमें x और y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे होंगे। बोला जा रहा है कि एट एनी इंस्टेंट पोजीशन अलोंग x एंड y एक्सिस आर डिफाइंड एज 3t एंड 5t क्यूब, यानी कि यदि मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखकर बताइए, तो आप बोलेंगे x के अलोंग है ये 3t आई कैप लिख दूं, आई कैप या x कैप आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग कितना है, तो y एक्सिस के अलोंग है 5t क्यूब, j कैप लिख देता हूं,
और z में कोऑर्डिनेट चेंज हुआ नहीं है, तो z k कैप या z कैप आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है बस एक्सेलरेशन बताइए पार्टिकल का कब, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो बता देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी इज dr बाई dt, दैट इज इक्वल टू ये 3i कैप प्लस ये कितना हो गया 15t स्क्वायर j कैप, और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो z कोऑर्डिनेट में तो वेलोसिटी भी नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, x में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x में एक्सेलरेशन 0, y में एक्सेलरेशन कितना होगा 30t j कैप के बराबर होगा। आपसे एक्सेलरेशन पूछा कब गया था, तो एक्सेलरेशन पूछा गया था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पर, यानी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इज 30 इंटू 1 30 j कैप, या इसी को आप लिख सकते हैं 30 y कैप, तो एक्सेलरेशन इज 30। थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है ना ऑप्शंस, सवाल कुछ ऐसा है कि एक कार रेस है स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन रास्ते के अलोंग रेस हो रहा है कार ए और बी में, जिसमें ए कार बी से टी टाइम कम ले रहा है। तो मान लेते हैं कि बी वाले कार ने टाइम लिया है टी बी, तो ए वाले कार ने कितना टाइम लिया है, ए वाले कार ने टाइम लिया है टी बी माइनस टी। यहां पर टी ए और टी बी ए और बी के द्वारा लिए जाने वाले टाइम्स हैं, ऑलराइट, एंड passes the finishing point with speed v more than that of car b, यानी ए तो बड़ा तेज चल रहा है भाई, ए उससे कम समय भी ले रहा है, ए उससे कम समय भी ले रहा है, और ए बी से ज्यादा स्पीड से फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस भी कर रहा है। आ रही है बात समझ? तो ए ने क्या किया है, v स्पीड ज्यादा जो है वो ए की है किसके मुकाबले, बी के मुकाबले, है ना, इतनी बात सही है। बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 a2 दे रखा है, तो ए बी को क्रॉस जितनी एडिशनल वेलोसिटी से कर रहा है, ए की स्पीड बी के मुकाबले जितनी ज्यादा है, उसी चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, इतनी बात सही। चलिए, तो जो ए की फाइनल स्पीड है, ए की फाइनल स्पीड जब वो फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो ये फिनिशिंग पॉइंट पर ए की स्पीड मैं वी ए मान लेता हूं, तो ए की जो फाइनल स्पीड है आप वो क्या लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है, ए के लिए एक्सेलरेशन है a1, और ए ने जो टाइम लिया है वो टाइम कितना है, वो टाइम है टी बी माइनस टी, ये ठीक है। अब इसी ए की जो स्पीड है, ये जो ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से कितनी ज्यादा है, तो बी की स्पीड से v यूनिट ज्यादा है। आप ये बताइए कि b की फाइनल स्पीड मतलब b इसी चीज को क्रॉस कर रहा है vb से, तो vb क्या लिखेंगे, vb लिखेंगे इनिशियल स्पीड 0, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी का एक्सेलरेशन कितना है, b का एक्सेलरेशन है a2, और b ने कितना टाइम लिया है tb, लेकिन a की जो स्पीड है वो b की स्पीड से कितनी ज्यादा है, v यूनिट ज्यादा है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं दिस इज a2 इंटू टी बी प्लस v, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए ये वाली बात सही है ना, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हो गया b की वेलोसिटी, उसमें v जोड़ देंगे तो a की स्पीड आ जाएगी। ओके, चलिए एक और इक्वेशन तो हमें बनाना पड़ेगा, एक और इक्वेशन तो हमें बनाना पड़ेगा, तो वो दूसरा इक्वेशन ये है कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ए का या बी का सेम है, वो कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो मैं एक बार के लिए लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और बी सेम है। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए का डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी है हमारा 0 प्लस 1/2, ए के लिए एक्सेलरेशन है हमारे पास a1 इंटू ए का जो टाइम है वो है टी बी माइनस टी का होल स्क्वायर, और बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है,
तो b का डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 इंटू a2 इंटू टी बी का स्क्वायर। ये ठीक है, बताइए। तो यहां से ये हाफ से हाफ मैं कर देता हूं कैंसिल। ठीक है, ये लीजिए, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि टी बी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी बी इज अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1, यानी 1 माइनस टी अपॉन टी बी इज अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1। यानी आप इस चीज को लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई टी बी। तो यहां से एक काम करते हैं कि टी बी की वैल्यू लिख लेते हैं। टी बी कितना होगा, चलिए इसको मैं इधर लिखता हूं कि यहां से इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से जो टी बी की वैल्यू है, टी बी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 बाई a1। ये टी बी और टी के बीच का रिलेशन आ गया। किसके किसके बीच का, टी बी, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा, गप मत कीजिए। टी बी और टी के आगे आंसर आया, टी बी और टी के बीच का ये रिलेशन है। तो टी बी की इस वैल्यू को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये समझ आया? ठीक है, हाँ। तो टीबी की ये वाली वैल्यू उठाइए, टीबी की ये वाली वैल्यू उठाइए और यहां पुट कर दीजिए। तो सॉल्व करने के बाद v कितना आ रहा है, ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू, अच्छा t अंदर ही है, ये अंडर रूट यहीं तक था ऑप्शन में, ठीक है, ये मिस टाइप, t बाहर। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं हम लोगों ने क्या किया है। तो a और b के बीच का टाइम का रिलेशन ये है कि a b से t यूनिट कम टाइम ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात, a जितनी स्पीड से इस फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है वो b की स्पीड से v यूनिट ज्यादा है। तो इसलिए जो फाइनल स्पीड ऑफ a है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हम लोगों ने इक्वेशन लगाया है। a का एक्सेलरेशन a1 है और a के द्वारा लिया जाने वाला समय b के मुकाबले t यूनिट कम है, ये a की स्पीड हो गई। सिमिलरली b की स्पीड ये है, b का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विथ b का टाइम। लेकिन a और b के बीच में जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो ये है कि a की फाइनल स्पीड b की फाइनल स्पीड से v यूनिट ज्यादा है। ये एक इक्वेशन बना लिया। दूसरा इक्वेशन ये है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो यहां से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में से टीबी एलिमिनेट करने के लिए टीबी की वैल्यू निकाली और उसको उठाकर इधर रख दिया। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ a1 a2 मल्टीप्लाइड विद t के बराबर है। सवाल ये है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, a b और c कांस्टेंट है। आपको वेलोसिटी बताना है उस समय का जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो। काफी आसान सा सवाल है। क्या बताना है, तो बताना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कब, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहां से आप वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ए टी का डिफरेंशिएशन a, बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bt और सी टी क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3c टी स्क्वायर। ये ठीक है। एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्सेलरेशन में a का डिफरेंशिएशन 0, दिस इज 2b प्लस 6ct, ठीक है। पूछा ये जा रहा है कि उस समय का वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कर रहे हैं 0, यानी कि 2b प्लस 6ct, टाइम ही नेगेटिव आ रहा था, सॉरी ये मिस्टेक था। हाँ, तो ये यहाँ माइनस कीजिएगा, ये यहाँ माइनस कीजिएगा, ये यहाँ पर माइनस कीजिएगा। तो 2b इज इक्वल टू 6ct हो गया। टाइम की वैल्यू आ चुकी है 2b बाई 6c, यानी कि b अपॉन 3c, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इस टाइम की वैल्यू को उठाना है यहाँ और यहाँ रख देना है। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस 2b, t की जगह हम लोगों ने क्या रखा है
d/3c माइनस 3c, तो ठीक है, और t का स्क्वायर यानी कि b²/9c²। ये सब कुछ पुट कर दीजिएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला सवाल है हमारे पास कि एक स्मॉल बॉल है जिसका मास है m, इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड। Ball experiences resistive force mkv square where v is the velocity or maximum height attained by the ball। आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी का ही फंक्शन होता है, ये आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। तो सवाल ऐसा है कि ये हमारे पास कोई बॉल था जिसका मास है m, किसी इंस्टेंट पर यदि इसकी वेलोसिटी v है नीचे से ऊपर जाते समय, तो इस पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं एक तो वो mg हो गया, और दूसरा एक रेजिस्टिव फोर्स और है विच इज इक्वल टू mkv² के बराबर है। ठीक है, तो यदि मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास m होता है। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा g प्लस kv²। g प्लस kv²। हमें मन ही मन पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, g भी नीचे और ये mkv² भी नीचे, और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट दिशा में है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज v dv by ds, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ g प्लस kv²। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसे v dv डिवाइडेड बाई g प्लस kv², दिस इज इक्वल टू ds। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, शुरुआत में जब पोजीशन 0 था उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी थी u, जब पार्टिकल कुछ h हाइट पर पहुंचा तो वेलोसिटी घटते घटते हो गई कितनी, 0। ठीक है, चलिए कीजिए इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करना है तो g प्लस kv² को कुछ मान लेते हैं t, इसको करते हैं डिफरेंशिएट, g का डिफरेंशिएशन 0, k एज इट इज, दिस इज 2v dv, दिस इज इक्वल टू dt। तो यहां से हमारे पास v dv की वैल्यू आ रही है dt डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, dt डिवाइडेड बाई 2k। तो ये जो इंटीग्रेशन है देखिएगा, v dv की जगह लिख देता हूं मैं क्या, dt बाई 2k, और g प्लस v² को मैंने मान रखा था t, ये माइनस साइन भी इधर ही ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज h। तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया, दिस इज -1/2k ln t, और t की जगह मैं लिख दूंगा g प्लस kv²। ठीक है, g प्लस kv²। लिमिट डालना है हमारे पास कितना, लिमिट डालना है u से 0, दिस इज इक्वल टू h। ये माइनस साइन हटाने के लिए मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज 2k ln g प्लस kv², 0 से u। ठीक है, ये माइनस साइन था ना, माइनस साइन हटाने के लिए मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दिया है, दिस इज इक्वल टू हाइट h। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास हाइट h आ चुका है 1/2k ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b, तो 1 प्लस kv² बाई g। ठीक है, के v नहीं सॉरी u, 1 प्लस ku² बाई c। ठीक है, तो तीसरा आंसर इसका सही, सॉरी और वो मिस टाइप था। ठीक है, चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम लोग थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट इज, फिर से हम लोग बात करते हैं अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग कर रहे हैं कैटेगराइज। कैटेगराइज मेरे कहने का मतलब है कि पहले टाइप का स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, या जस्ट यूनिफॉर्म मोशन में लिखता हूं। दूसरे टाइप का रेक्टिलिनियर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन सिंपली कहने का मतलब है कि पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है? जीरो है। तो आप इस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यानी कि dr इज इक्वल टू v dt, यानी डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग फर्दर दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि यदि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो ऐसे ही मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा, यदि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसके लिए हम लोग कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं, उन इक्वेशन को रट लेते हैं, उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर तो आपको बेसिक से अपना डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ी सी बातें नॉन एक्सेलरेटेड सॉरी जहां पर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो यदि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू या तो आप dv बाई dt लिखते हैं, या नहीं तो v dv बाई ds लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dr बाई dt लिखते हैं। ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप एक बात और याद रखिएगा, क्या? कि यदि आपके पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यहां से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वहां से आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सवाल के अंदर यदि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, वहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, वहां से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग से पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी बात, हाँ बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना? हाँ, नहीं ना? हाँ, तो एक छोटी सी बात हम लोग और कर लेते हैं, देखिएगा कि ये जो हमारा, हाँ, ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था, ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। यानी यूनिफॉर्म मोशन का यदि आप कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है। पहली बात, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये क्या देता है? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। जैसा आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर में कोई एरिया भी नहीं है। अगली बात कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी, ये तो मैंने लिख ही दिया कि वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पूरे काइनेमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी के लिए मैं ऐसा प्लॉट करूंगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको बस दो बातें याद रखनी है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप, स्लोप से मेरा मतलब है डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप dv बाई dt ये क्या देता है? तो ये एक्सेलरेशन देता है। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि इसका x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है? जीरो। tan ऑफ 0 डिग्री भी जीरो होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन, अभी के लिए एक्सेलरेशन है जीरो। दूसरी बात है कि जो एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर vt, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट मेरे कहने का मतलब है आपको कभी t1 से t2 का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट s विच इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरे काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि यहाँ से दो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट का भी और दूसरा एक्सेलरेशन का भी। ठीक है। तीसरी बात कि यदि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो तीसरा ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का टाइम के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट पर पावर है 1, टी पर पावर है 1। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बस आप ये याद रखिएगा कि इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू ds बाई dt, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके। तो यही तीन कुछ बेसिक बातें हैं। ये जो ग्राफ के अंडर का एरिया या जो स्लोप है, ये जैसे जैसे ग्राफ की शेप साइज बदलेगी, मतलब शक्ल बदलेगी ग्राफ की, तो इन चीजों की वैल्यूज भी बदलेगी। ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्टेक्स्ट में लिख रखा है। ठीक है। एक छोटी सी बात मैं इसके लिए और कर लेता हूं, आप चाहें तो इसको ऐसा नोट बना करके लिख लीजिएगा। देखिए ऐसा है कि यदि पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म, और पार्टिकल अपनी जर्नी, पूरी जर्नी टू इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करके ट्रैवल करता है। पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग हो रहा है, जहां पर पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी टू इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करके ट्रैवल कर रहा है, सच दैट पहले हाफ ऑफ द डिस्टेंस में उसकी स्पीड v1 है या वेलोसिटी v1 है, और अगले हाफ ऑफ द डिस्टेंस में उसकी स्पीड v2 है। तो इस जर्नी के लिए स्पीड की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 के बराबर होता है। ठीक है। 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 के बराबर होता है। लेकिन ऐसा करें कि पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दे, यानी कि पहले t टाइम में पार्टिकल v1 स्पीड से भागा और फिर अगले t टाइम तक पार्टिकल v2 स्पीड से भागा। तो इसके लिए जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो सिंपल v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने बस टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम लगाया है। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऑल राइट। चलिए छोटा सा सवाल है कि कार ए बी A car covers AB distance with first 1/3 with velocity v1। मतलब यदि टोटल डिस्टेंस x है तो ये x by 3 है, ये भी x by 3 है और ये भी x by 3 है। ऑल राइट। पहले हाफ में स्पीड है v1, अगले हाफ में, अगले 1/3, सॉरी हाफ नहीं, पहले 1/3 में स्पीड है v1, उससे अगले 1/3 में स्पीड है v2 और उससे अगले 1/3 में स्पीड है v3। v1 v2 v3 सबकी वैल्यू बता दी गई है। वेलोसिटी एवरेज निकालना है, तो वेलोसिटी एवरेज वो फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा जो अभी मैंने 2 के लिए बताया, 2 के लिए बताया, 3 के लिए मत लगा दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, यानी कि वेलोसिटी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3। चलिए यहाँ पे लगने वाला टाइम है t1, तो बताइए ये जो स्पीड v1 है दैट इज x बाई 3 अपॉन टाइम t1 होगा। तो यहां से t1 कितना आ रहा है, x अपॉन 3v1 आ रहा है। सिमिलरली इस जर्नी का, मतलब इस पार्ट का जो टाइम है दैट इज t2 है और वो x अपॉन 3v2 के बराबर है। यहाँ का जो टाइम है वो t3 है, वो x अपॉन 3v3 के बराबर है। तो ये x तो ठीक है, t1 इज इक्वल टू x बाई 3 मैं ले लेता हूं बाहर, दिस इज 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 के बराबर है। ठीक है, ये x से x निपट गया, डाल दीजिए वैल्यू, तो 3, 1 बाई v1 कितना है, v1 है 11 प्लस 1 बाई v2 है 22 और v3 है 3 यानी कि 33। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगला सवाल है हमारे पास, हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि ये जो पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी का आधा रास्ता, पूरी जर्नी का आधा रास्ता तो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया गया है। ठीक है, remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for the half the time, with speed 15 for the other half of time. अब ये जो अगला आधा डिस्टेंस था, इसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ब्रेक कर लिया गया। पहले टी टाइम, फिर अगले टी टाइम। तो पहले टी टाइम में ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागा, उससे अगले टी टाइम में ये 15 मीटर पर सेकेंड से भागा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि मीन स्पीड ऑफ द होल टाइम इंटरवल इज x/7। तो x की वैल्यू बताइए। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि यहां पे पार्टिकल ने क्या किया है। तो अपनी पूरी जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। जब कभी भी पूरी जर्नी 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है v1 प्लस v2/2, है ना। यानी कि इस पार्ट के लिए तो एवरेज स्पीड है 25/2। ठीक है, तो हो गया काम अपना कि ये x डिस्टेंस में स्पीड है 25/2 और इस x डिस्टेंस में स्पीड है 5। तो पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है दैट इज 2v1v2/v1 प्लस v2, जैसा अभी अभी लिखा। तो 2v1 इज 5, v2 इज 25/2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी 5 प्लस 25/2। कितना आ गया ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 125/35/2, ये 7 और ये 25। तो आंसर इज 50/7। x की वैल्यू कितनी है? x इज 50। ठीक है, चलिए ठीक। तो इसके बाद जैसा हम लोगों ने बोला कि एक बार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग अलग से बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सिंपली कहने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो आपका कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं अपने कुछ इक्वेशंस। किन सभी चीजों को रिलेट करता हुआ? तो बस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करता हुआ कुछ इक्वेशंस हैं। उन इक्वेशंस को मैं एक बार के लिए लिख देता हूं। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो वेक्टर टर्म्स हैं उसको आपको प्रॉपर साइन के साथ लिखना होता है। ठीक। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तीन इक्वेशंस तो आई होप आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। आप इसी डिस्प्लेसमेंट को, यदि आपने इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यदि आप यहीं पर फाइनल वेलोसिटी डाल देंगे तो ये vt माइनस हाफ at स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यदि इनिशियल वेलोसिटी की बजाय फाइनल वेलोसिटी डाल दें तो डिस्प्लेसमेंट इज vt माइनस हाफ at स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक बार के लिए दूसरे और चौथे को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s इज u प्लस v बाई 2 इंटू टी के बराबर होता है। किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एडिशन बाई 2 इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता था कि डिस्प्लेसमेंट s इज वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू इनटू टाइम t। ठीक है, और आखिरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड। इसको एक बार के लिए देखिएगा कि किसी पार्टिकल का मोशन यदि किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग हो रहा है, ये टाइम है t इज इक्वल टू 0। यहां पर पार्टिकल अपनी जर्नी इनिशियल स्पीड से स्टार्ट कर रहा है, यहां कहीं पार्टिकल पहुंच गया t इज इक्वल टू n-1 पर, और यहां आ गया t इज इक्वल टू nth सेकंड पर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड।
nth सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है जो स्टार्ट होता है n-1 पर, खत्म हो जाता है n पर। जैसे मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, तो 9th सेकेंड की स्टार्टिंग से लेकर के 10th सेकेंड तक जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1 के बराबर। u प्लस a/2 इंटू 2n-1 के बराबर। ठीक है, तो यही हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है सवाल? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन है 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो, इसके लिए एक काम करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो इसके लिए मैं ये 0 0 हटा देता हूँ यहाँ से। इनिशियल वेलोसिटी ले लीजिए 5 और एक्सेलरेशन ले लीजिए 2, चलेगा? हाँ चलिए तो एक छोटा सा सवाल है हमारे पास, वो कुछ ऐसा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 5 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो ऐसा है कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है इधर 5 मीटर पर सेकेंड का और एक्सेलरेशन है पीछे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां से चला। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताइए कब, 3rd सेकेंड पर, 3rd से 5 और 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, गलत। तो यहां कहीं पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल रुका कब है। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 हुई कब है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन -2 इनटू टाइम t, तो टाइम की वैल्यू आ रही है 2.5 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पर पार्टिकल रुक गया और फिर घूमकर आ गया पीछे। ठीक है, तो जरूर से ही पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर यहां होगा और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर यहां होगा। यूटर्न मार रहा है ना। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात और सीधा स्टेट कर देता हूं, वो ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का टाइम यदि 2.5 सेकेंड है तो यहां से यहां तक का भी टाइम 2.5 सेकेंड्स होगा। जितनी देर में वेलोसिटी घटते घटते 0, उतनी ही देर में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोबारा से 5 हो जाएगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मतलब कि पार्टिकल जब इस पोजीशन को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी 5 ही होगी या स्पीड 5 होगा एक्सेलरेशन की दिशा में। इतनी बात सही है? तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर पार्टिकल यहाँ, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर पार्टिकल यहाँ, तो 2 से 2.5 में जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, 2.5 से 3 सेकेंड में उतना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड 0 होगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए मैं एक बार अपना टाइम इंटरवल सेलेक्ट करने जा रहा हूं 2 से 2.5 सेकेंड्स का। टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर रहे हैं 2 से 2.5 सेकेंड्स का। उसके लिए जो डिस्टेंस है तो या तो आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लीजिए, यानी तो अभी अभी हम लोगों ने चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा, vt माइनस हाफ at स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 2.5 सेकेंड्स के एंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0। दिस इज -1/2, एक्सेलरेशन था -2 और टाइम है 0.5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया ये 0.25। तो पॉइंट, ये x की वैल्यू है 0.25 मीटर, तो इस x की भी वैल्यू कितनी होगी 0.25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 3rd सेकेंड इज 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 0 और डिस्टेंस है 0.5। समझ गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल ने मारा है यू टर्न t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पर। चलिए अगली बात, हमें ड्रॉ करना है क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें दिखाई देगा, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखाई देगा ऐसा। ये 0 है, ये 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -2 के बराबर का। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया कितना है? एरिया है -10, एरिया है -10, -10 ही हमारा चेंज इन वेलोसिटी है।
कैसे? फाइनल वेलोसिटी कितना लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे -5, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखेंगे? 5। तो चेंज इन वेलोसिटी इज क्या? मतलब ये t इज इक्वल टू 0 था, ये t इज इक्वल टू 2.5 है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जितना समय जाने में उतना समय आने में, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। दूसरा मैंने पूछा था, सॉरी तीसरा मैंने पूछा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम। कैसा दिखाई देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी शुरुआत में है हमारे पास कितना? 5, और वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन कैसा है? तो v इज इक्वल टू u माइनस AT, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिलेशन होगा लीनियर। ये वेलोसिटी घटते घटते घटते, पहले थी 5, 2.5 सेकंड्स पर वेलोसिटी घटते घटते 0, और 5th सेकंड पर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोबारा से 5, 5th सेकंड पर वेलोसिटी दोबारा से बढ़ते बढ़ते, स्पीड 5, वेलोसिटी -5। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों एरिया को निकाल लीजिएगा, इन दोनों एरिया को निकाल लीजिएगा। ये जो एरिया है, एरिया कितना है? तो दिस इज इक्वल टू हाफ, बेस इज 2.5, हाइट इज 5। तो ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा 2.5 सेकंड का। जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू a1 प्लस a2, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज a1 माइनस a2, 0। पार्टिकल फिर वहीं आ गया ना, तो 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। आखिरी में मैंने क्या पूछा था? तो ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहीं पे यदि आपको स्पीड टाइम ड्रॉ करना होता तो स्पीड टाइम कैसा दिखाई देता? स्पीड टाइम, स्पीड नेगेटिव होता नहीं है तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होता, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होता। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम भी ड्रॉ करते हैं इसके साथ साथ। वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम। बताइए भाई, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन कैसा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन कैसा है? तो इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 इंटू AT²। एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया है। s पर पावर है 1, t पर हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। और t² का कोफिशिएंट है नेगेटिव, यानी कि पैराबोला का माउथ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स पर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25, और t इज इक्वल टू 5th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इसी के लिए यदि मैं लास्ट आपसे बोल देता कि मुझे है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दीजिए। तो पहले 2.5 सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, पहले 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, लेकिन 2.5 से 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेगेटिव और डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, तो इसके आगे का वेरिएशन ऐसा है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दिस इज 6.25 इंटू 2। ठीक है, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है? तो रिएक्शन टाइम सिंपली होता है किसी चीज को देखने और एनालिसिस करने का टाइम इंटरवल। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें आप एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन रिएक्शन टाइम के बाद स्टार्ट होता है। किसी चीज को आप देखते हैं तो देखकर एनालिसिस प्रोसेस करने में लगने वाला जो समय होता है वही रिएक्शन टाइम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, मान लेते हैं कि यहां कहीं पर कोई कार है, यहां कहीं पर कोई कार है जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कैसे चल रही है? किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। मान लेते हैं कि इस कार के ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो रिएक्शन टाइम है टी डैश, टी डैश। अब मान लेते हैं कार के ड्राइवर को दिखा सामने की कोई एक बालक खड़ा है या रास्ते पर कोई पॉट होल है, ऐसा कुछ। तो इस रिएक्शन टाइम में कुछ नहीं होगा, रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में गाड़ी उसी स्पीड से चलेगी जिस
स्पीड से वो पहले चला रहा था, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में इसने बस देखा है कि सामने कुछ इमरजेंसी है जहां ब्रेक लगाया जाना है। तो लेट से कि वो पहला x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 से ये t इज इक्वल टू t डैश का जो टाइम इंटरवल है, इसमें वो उसी स्पीड से चल रहा होगा जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था। फिर उसने देखा कि सामने बालक है, अब उसने यहां पर रिटार्डेशन लगाया, मतलब ब्रेक्स लगाए, और रिटार्डेशन लगाने के बाद लेट से अगले t डबल डैश टाइम इंटरवल में गाड़ी रुक गई यहां पर, ठीक है। तो ये x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू गाड़ी की जो कांस्टेंट स्पीड थी पहले वो इनटू ये रिएक्शन टाइम t डैश, और फिर t डैश टाइम के बाद उसने लगाया रिटार्डेशन जिसके लिए वैल्यू हम लोग ले लेते हैं a। तो इस t डबल डैश टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है x2। तो आप x2 के लिए अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि यहां तक तो वेलोसिटी v थी, ये टाइम इंटरवल है t डबल डैश प्लस 1/2 इंटू रिटार्डेशन माइनस a इंटू टी डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई सवाल आता है तो देख लीजिएगा, रिएक्शन टाइम में गाड़ी उसी स्पीड से चल रही होगी जितनी उसकी ब्रेक अप्लाई किए जाने के पहले स्पीड दे रखी थी। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के। मोशन अंडर ग्रेविटी से सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि ये है हमारा अर्थ, अर्थ का मास है m, अर्थ का रेडियस है r। तो अर्थ के आस पड़ोस में कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है तो अर्थ उसे जितने एक्सेलरेशन से अपने सरफेस की तरफ खींचती है, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो मोशन होगा, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी से मेरे कहने का मतलब है किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की जो वैल्यू है, g की जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है, और ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। कैलकुलेशन के लिए यदि सवाल में 10 दे रखा है तो ठीक है, आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, या इसी को पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक दो बातें पहले करता हूं, सुनिएगा। जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ओके। और एक्सेलरेशन कहाँ है, तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। तो पार्टिकल जैसे 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 ऊपर जा रहा है वैसे 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 इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पर जब पार्टिकल पहुंचा तो वेलोसिटी घटकर हो गई 0। बस इस रास्ते के लिए यदि मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर के बाद वेलोसिटी 0 हुई है, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 है और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। तो इस रास्ते के लिए आप बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो प्लस u, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी इंटू टाइम t। तो ये जो टाइम है t इज इक्वल टू u बाई जी, इसी को मैं टाइम ऑफ एसेंट बोल देता हूं। यानी आप सीधा याद रखिएगा कि u स्पीड से थ्रो किया है तो u बाई जी टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं u 40 है तो 40 बाई और g 10 है तो 4 सेकंड के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। यदि आपने 90 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो u बाई जी यानी 90/10 9 सेकंड के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में, तो टाइम ऑफ डिसेंट यानी ऊपर से नीचे भी आने में लगने वाला जो टाइम है वो यही रहेगा, u बाई जी ही रहेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मेरा मतलब है जाने का समय प्लस आने का समय इज 2u बाई जी होता है, 2u बाई जी होता है। समझ गए। अगली बात, u स्पीड से थ्रो किया है तो ये कितना ऊपर जाएगा, यानी h max क्या होगा। तो h max के लिए हम लोग फिर से अपना तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। तो एच मैक्स है हमारे पास u स्क्वायर बाई 2g, यानी कितनी हाइट तक पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो हाइट जो अटेन करेगा दैट इज u स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगा। आई होप ये बात सही है। तो u स्क्वायर बाई 2g हाइट गया है, u स्क्वायर बाई 2g हाइट आया है,
तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा, 0। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पार्टिकल जब दोबारा से ग्राउंड को हिट करेगा तो ये उतनी ही स्पीड से हिट करेगा जितनी स्पीड से आपने थ्रो किया था, उतनी ही स्पीड से हिट करेगा जितनी स्पीड से आपने थ्रो किया था। यदि आपने यू स्पीड से थ्रो किया है तो ये ग्राउंड को भी यू स्पीड से ही हिट करेगा। इतना ही नहीं, किसी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पर, किसी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जैसे ये मान लेते हैं ग्राउंड से ये वाली हाइट है h डैश, तो h डैश स्पीड पर यदि ये v स्पीड से क्रॉस कर रहा था तो वापस से जब ये h डैश हाइट को क्रॉस करेगा तो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड फिर से v के बराबर ही होगी, क्योंकि पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड रहती है सेम, जाने का समय है u by g, आने का भी समय है u by g, जो मैक्सिमम हाइट है वो है u स्क्वायर बाई 2g के बराबर। ठीक है, ये u स्क्वायर बाई 2g हमारे पास h के बराबर है, तो यहां से आप चाहें तो u इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, अंडर रूट 2g h के बराबर, जिसको हम लोगों ने पहले एक सवाल के अंदर यूज किया था। ठीक है, यदि h दे रखा है तो h और u आपस में इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, वेयर ये जो हाइट h है दिस इज h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। समझ गए? चलिए चलिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बनाते हैं हम लोग एक दो छोटे मोटे सवाल जो प्रीवियस ईयर के हैं, जेई के। 2020 का एक सवाल है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, ये टॉप है, ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट इन लास्ट 1/2 सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। ठीक है, 19 मीटर का डिस्टेंस आखिरी के 1/2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, तो उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए देखिए, हाँ सुनिएगा सुनिएगा, जैसे ये टाइम है t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल यहां स्ट्राइक कर रहा है t इज इक्वल टू टी पर, t इज इक्वल टू टी पर, यहां से रिलीज किया गया है। तो यदि मैं पूरे रास्ते के लिए बात करूं, पूरे रास्ते के लिए बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2s बाई जी, यानी ये टोटल टाइम है अंडर रूट 2 हाइट h इज इक्वल टू 100 बाई जी, ये टोटल टाइम। और ये आखिरी का 1 सेकेंड, सॉरी ये वाला जो टाइम है वो 1/2 सेकेंड है, तो ये टाइम कितना हुआ, ये वाला टाइम हुआ अंडर रूट 200 बाई जी माइनस 1/2 हुआ ना। और इसमें पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यदि ये डिस्टेंस है 19 तो ये वाला डिस्टेंस है 81। तो मैं सिमिलरली इस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 81 को लिख सकते हैं हम लोग ut हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन g इंटू टी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 200 बाई जी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व करने के बाद g की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड, तो लेट से t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पर, इसकी वेलोसिटी है v, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स पर, इसकी वेलोसिटी है v डैश, तो रेशियो, तो इस v को क्या लिखेंगे, दिस v इज इक्वल टू 150 माइनस 10 इंटू 3 यानी 120, इस v डैश को क्या लिखेंगे, v डैश इज 150 माइनस 10 इंटू 5 यानी कि 100। तो आपसे बोला जा रहा है कि 120 बाई 100 इज x प्लस 1 बाई x, कितना आ रहा है ये, x की वैल्यू 5 है, x इज इक्वल टू 5। चलिए क्या है अगला सवाल, देखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का हमारे पास ऐसा है कि बॉल इज थ्रोन अप विथ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ हाइट h। ठीक है, ये आपने किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऐसे थ्रो किया
कि वो कहाँ तक जाता है, h हाइट तक जाता है। तो u की वैल्यू कितनी होगी, u इज इक्वल टू √2gh के बराबर होगा, है ना। पूछा ये जा रहा है रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। तो सवाल का मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास h/3 हाइट, दिस इज h/3। तो एक बार पार्टिकल यहां से गुजरा, ऐसा कब, जब यहां से गुजरा तो उस समय टाइम था t इज इक्वल टू t1। फिर पार्टिकल यहां से चलते 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 ऊपर गया, फिर घूमकर वापस आया, तो जब नीचे आया तो उस समय टाइम हो रहा था t2, और फिर पार्टिकल यहां से नीचे आता चला गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स, यानी हमसे ये t1/t2 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। t1 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम लोग इक्वेशन लगा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली साइड ले रहे हैं पॉजिटिव h/3। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है √2gh इंटू टाइम t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास टाइम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक। आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज g/2 माइनस √2gh इंटू टी प्लस h/3, दिस इज इक्वल टू 0। ये t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, जिसका हमारे पास रूट्स क्या होगा, तो रूट्स इज -b यानी कि √2gh प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 2gh माइनस 4ac। तो 4a इज g/2, a इज g/2, c इज h/3, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू g/2, ठीक है। तो ये एक बार प्लस वाला टाइम ले लीजिए, एक बार माइनस वाला टाइम ले लीजिए। प्लस वाला टाइम ज्यादा बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है, तो जो प्लस वाला टाइम है वो t2 है, वो t2 है। और ये जो माइनस वाला टाइम है, माइनस वाला टाइम, वो आपका t1 है, ठीक है। तो t1/t2 ये हमारे पास यहीं से दोनों टाइम आ जाएंगे, यहीं से हमारे पास t1 आ जाएगा, यहीं से हमारे पास t2 आ जाएगा। t1/t2 का वैल्यू सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा, ये √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 के बराबर आएगा। वैसे तो ग्राफ के बारे में प्राइमरली सारी बातें लगभग कर ही लिया था, पर एक बार फिर से देख सकते हैं। ग्राफ से जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो तो कर ही लिया था ना, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट हम लोग इसमें काइनेमेटिक्स में एक बार के लिए थोड़ा सा ग्राफ और देख लेते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहला जो ग्राफ है वो हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बारे में भी सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि ऐसा हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम, यदि मैं एक बार के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब यह है कि टाइम तो बीत रहा है पर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल है रेस्ट पर, ठीक है। यदि मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा सा ड्रॉ कर दूं, ऐसा सा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन में आने वाला जो चेंज है वो एक जैसा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। और यदि कभी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा परफॉर्म कर दूं, सॉरी ऐसा ड्रॉ करके दिखा दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में आने वाला जो पोजीशन कोऑर्डिनेट का चेंज है वो एक जैसा नहीं है। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे इस इंस्टेंट पे यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पे स्लोप कहने का मतलब है कि ये एक टाइम हम लोगों ने यहाँ पर लिया t,
उस समय पार्टिकल का पोजीशन था x, फिर एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद यानी t प्लस डी टी टाइम पर जो पार्टिकल का पोजीशन है वो चेंज होकर के हो चुका है x प्लस डी एक्स। तो ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल का ये x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल थीटा, उसके tan की वैल्यू इज स्लोप, यानी यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक ऐसा सा टेंजेंट। यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा सा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है थीटा, ये थीटा इज सेम एज ये वाला थीटा। तो इस थीटा के जो tan की वैल्यू है यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt, ये क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले ग्राफ में जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंटेड है वहां थीटा 0 है, तो tan थीटा 0 है यानी वेलोसिटी 0 है। इसके ये दूसरे, ये पहला स्लोप था, पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन, यहां पे आप देख सकते हैं कि हर जगह थीटा कैसा है, एक जैसा है। थीटा एक जैसा है यानी कि tan थीटा एक जैसा है यानी वेलोसिटी एक जैसी है। तो वेलोसिटी एक जैसी है यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, 0, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। ये जो तीसरा और आखिरी लाइन जो ग्रीन कलर वाला जो लाइन मैंने बनाया है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ थीटा छोटा है, थीटा बढ़ते 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 जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यानी कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद इसी में यदि मैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, तो फिर से ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, x एक्सिस के अलोंग टाइम। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, यानी कि ये मोशन कैसा होगा, तो ये मोशन होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। फिर यदि कभी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन में हर जगह बनने वाला ये जो एंगल थीटा है वो थीटा हर जगह एक जैसा है, एक जैसा है। तो इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो हम लोग थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं ये थीटा क्या है, तो x एक्सिस के अलोंग है चेंज इन टाइम, y एक्सिस के अलोंग है चेंज इन वेलोसिटी। तो इस थीटा के लिए tan की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t है, और इसी को तो शायद हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसके लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और तीसरी बार में यदि मैं बोलूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेरिएशन ऐसा है, तो फिर से आप क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पर बनने वाला जो थीटा है और इस पॉइंट पर बनने वाला जो थीटा है, जैसे पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, x और y पर बनने वाले थीटा की वैल्यू अलग अलग है। x का थीटा छोटा है, x पर यदि आपने ऐसा एक स्लोप ड्रॉ किया तो ये है थीटा ऑफ x, y पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वाला थीटा है हमारा y। तो इस लाइन के लिए मुझे क्या समझ में आ रहा है कि थीटा ऑफ y इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ x, यानी कि tan ऑफ थीटा y इज ग्रेटर देन tan थीटा x। और tan थीटा हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन, यानी पॉइंट y पर जो एक्सेलरेशन है पॉइंट x पर एक्सेलरेशन से ज्यादा बड़ा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका जो स्लोप है, वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है। स्लोप क्या है, तो इसके लिए आपको बस दो बातें याद रखनी है कि स्लोप यानी कि tan थीटा यानी कि dv बाई dt इज एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। और दूसरी बात, यहां पर जो एरिया अंडर कर्व आप निकालें, एरिया अंडर कर्व दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा।
यानी कि मैं आपसे कभी पूछूं कि मुझे है ना, ये यहां पर एक टाइम है t1 और यहां पर एक टाइम है t2, इस ग्राफ के अंडर का ये एरिया बता दीजिए। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। इसी से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मेरे सिंपली कहने का मतलब है कि ग्राफ में एरिया ऊपर की साइड है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ग्राफ का एरिया नीचे की साइड है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है तो डिस्टेंस के लिए नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर आपको प्रॉपर साइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? तीसरे और आखिरी टाइप का ग्राफ, छोटी सी बात है, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया टाइम। तो यदि यदि कभी मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी ऐसे ही मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बस आपको इतनी सी ही बात याद रखनी है कि यदि कभी आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लें, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का ये जो एरिया है, एरिया दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी नहीं बल्कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में हम लोग यहाँ अभी के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप वैसे तो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है, उसे जर्क कहते हैं, पर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल। चलिए सवाल क्या है? तो सवाल कुछ ऐसा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है दो स्टूडेंट ए और बी का, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम एज सोन इन द फिगर। ये पोजीशन है, ये टाइम है, दो स्टूडेंट्स ए और बी के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, क्या ये बात सही है? चलिए देख लेते हैं। तो ए का पोजीशन ये रहा, बी का पोजीशन ये रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ए जो है वो स्कूल के ज्यादा नजदीक रहता है, बी थोड़ा दूर रहता है। ओके ओके, बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल गलत हो गया। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए ट्रेवल्स फास्टर, बी ट्रेवल्स फास्टर। दोनों में कौन कम समय ले रहा है? ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, तो टाइम तो हमारा ये रहा। देखिए बी तो बाद में स्टार्ट कर रहा है, बी तो स्टार्ट भी बाद में कर रहा है ना। ए तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है और बी t इज इक्वल टू लेट से t डैश से स्टार्ट कर रहा है, तो ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ये वाली बात तो गलत है। ठीक अभी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो बताइए ये स्लोप है, ये हो गया हमारा थीटा बी, ये हो गया हमारा थीटा ए, कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए ट्रेवल्स फास्टर गलत बात है, बी ट्रेवल्स फास्टर सही बात है, तो ए और ई ही सही है। ठीक है, हाँ। तो अगला सवाल हमारे पास ये था कि एक कार है, एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, टोटल टाइम इलैप्स्ड t सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि इस सवाल को यदि आप ग्राफ से थोड़ा सोचते हैं तो रिलेटिवली आंसर आपका जल्दी आ सकता है। कैसे? जरा देखिएगा। तो हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं एक ग्राफ जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होने वाला है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन और एरिया अंडर कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट अ यू टर्न, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहली बात कि पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी बढ़ा और बढ़ते 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 कितना हो गया बताइए? तो वेलोसिटी बढ़ते 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 कुछ हो गया होगा, मान लेते हैं वी नॉट। ये जो स्लोप है ये है अल्फा, और फिर उसके बाद ये जो कार है वो रेस्ट पर आ गया, तो ये जो स्लोप है वो स्लोप है बीटा। ठीक है, पहला t1 टाइम, पहला t1 टाइम इसने एक्सेलरेट किया है, उससे अगला t2 टाइम इसने डी एक्सेलरेट किया है, तो टोटल टाइम हो गया कितना? t।
तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ वी नॉट ढूंढना है। ऑलराइट, हमें ये तो पता है ना कि T1 प्लस T2 की वैल्यू T के बराबर है। ओके, चलिए बताइएगा ये वी नॉट कितना होगा। तो कार के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वी नॉट, तो आप इस वी नॉट को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है हमारा 0, ए है अल्फा और टाइम है T1। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वाली बात के लिए हम लोगों ने लिख लिया। अब फाइनल स्पीड गाड़ी की कितनी है, फाइनल स्पीड है 0, तो फिर से हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? अरे अभी तो मैंने अल्फा बीटा मार्क किया है। हाँ, मैं ये कह रहा था, यदि हम लोग फिर से एक बार इस T2 टाइम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, T2 टाइम के लिए जहां पे कांस्टेंट रिटार्डेशन है बीटा, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा इनटू टाइम T2, राइट। तो यहां से आप लिखेंगे v नॉट इज इक्वल टू बीटा इनटू T2। तो T1 कितना है, T1 है v नॉट बाई अल्फा और T2 कितना है, T2 है v नॉट बाई बीटा। जरा इस चीज को देखिएगा, तो T1 की जगह लिख देते हैं v नॉट बाई अल्फा प्लस v नॉट बाई बीटा, दिस इज इक्वल टू T। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है, चलिए यहां से v नॉट की वैल्यू बताइएगा, v नॉट आ गया बाहर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दिस इज इक्वल टू T। तो v नॉट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, v नॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू T। तो v नॉट इज अल्फा बीटा T डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। इस चीज को उठाइए और यहां से यहां डाल दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू वी नॉट की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इंटू T डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। यही हमारा आंसर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुका है अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। अगला सवाल ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये पूरा एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों एरिया जोड़ेंगे, मतलब एक बार के लिए इसको कह दें A1, इसको कह दें A2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज A1 प्लस A2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव है, नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट इज A1 माइनस A2 है। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, A1 माइनस A2। ग्राफ का एरिया आप निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे ना, ऊपर वाले ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा वो तो एक से ज्यादा बड़ा आएगा, तो एक से ज्यादा बड़ा सिर्फ ये तीसरा ऑप्शन है। यदि एक से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे होते जिसमें फ्रैक्शन एक से ज्यादा बड़ा होता, तब तो आपको प्रॉपरली सारा कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, चलिए क्या है अगला सवाल हमारा, तो अगला सवाल ये है कि बुलेट इज शॉट vertically downward with initial speed of 100 meter per second from a certain height. Within 10 seconds, bullet reaches the ground and instantaneously comes to rest due to perfectly inelastic collision. Velocity time graph of curve for total time 20 सेकेंड। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि ये था हमारे पास एक टावर है ना, टावर से आपने 100 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया है थ्रो, और 10 सेकेंड्स के बाद ये बुलेट कितनी स्पीड से ग्राउंड से टकराया होगा, सबसे पहले वो निकाल लें। तो बुलेट जितनी स्पीड से ग्राउंड से टकरा रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है 100, एक्सेलरेशन है 10, टाइम है 10 सेकेंड, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को पहली बार हिट करेगा। इतनी सी तो बात तय है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे ये ग्राउंड को हिट करना स्टार्ट कर रहा है वो 200 है। इसके आगे आपसे सवाल में ये बोला जा रहा है कि ये जो ग्राउंड के साथ होने वाला कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक नेचर का है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये रेस्ट पर आ जाता है, बुलेट रीचेस टू ग्राउंड और इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है। रेस्ट पर आने में समय नहीं लगता है। आई बात समझ? ठीक है,
तो आपसे बोला जा रहा है कि पहले 20 सेकंड के लिए ग्राफ बताओ, पहले 20 सेकंड के लिए ग्राफ बताओ। तो पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 100, और फिर वेलोसिटी 100 से बढ़ते 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 हो गई है कितनी, 200। तो 100 से बढ़ते बढ़ते 200, 100 से घटते घटते 0, माइनस 100 से घटते घटते 0, माइनस 100, 0 से बढ़ते बढ़ते 100, गलत। तो 100 से बढ़ते बढ़ते 200 तो सिर्फ यहीं पे हुआ है पहले 10 सेकंड में। फिर 10वें सेकंड पर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, वेलोसिटी तुरंत से 0 हो गई, और 10वें से 20 सेकंड 10वें से 20वें सेकंड तक भी जो वेलोसिटी है वो 0 ही रही। तो करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज 1।